गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हम दो ऐसे शब्दों की चीर-फाड़ करने वाले हैं जो कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत इस्तेमाल होते हैं। हाँ, और अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। बिल्कुल। ये शब्द है कल्चर और क्लाइमेट, यानी किसी संगठन की मानव संसाधन विकास एचआरडी की संस्कृति और उसका माहौल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस विषय की तह तक जाते हैं। और सच कहूं तो मुझे तो हमेशा इन दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन रही है। ये बहुत आम बात है। संस्कृति क्या है, माहौल क्या है, क्या ये एक ही चीज नहीं है? तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस गुत्थी को सुलझाया जाए। चलिए करते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है क्योंकि ये कंफ्यूजन सिर्फ आपको नहीं, बहुत लोगों को है। अच्छा। और इन दोनों का फर्क समझना किसी भी संगठन की सफलता के लिए और किसी भी कर्मचारी के खुशी के लिए मतलब बेहद जरूरी है। ठीक है, तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। एकदम सरल शब्दों में एचआरडी कल्चर या संस्कृति आखिर है क्या? क्या ये वो है जिसे लोग कंपनी का डीएनए कहते हैं? डीएनए। डीएनए एक बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए। एचआरडी संस्कृति, देखिए ये किसी भी संगठन की वो गहरी मान्यताएं हैं, वो मूल्य और वो आदतें जो जो सालों में बनती हैं। अच्छा। जो दिखती नहीं है शायद। बिल्कुल। ये वो अलिखित नियम है जो बताते हैं कि यहाँ चीजें असल में कैसे की जाती हैं। क्या ये कंपनी सच में अपने लोगों के विकास को लेकर गंभीर है? क्या वो ट्रेनिंग और सीखने में पैसा और समय लगाती है? ये सब उसकी संस्कृति का हिस्सा है। तो ये जड़ों की तरह है। हाँ, इसे आप संगठन की जड़ों की तरह समझ सकती हैं। मजबूत, गहरी और अक्सर अदृश्य। जड़ें? जी ये अच्छी उपमा है। हाँ। तो अगर संस्कृति जड़ें हैं तो फिर एचआरडी क्लाइमेट या माहौल क्या हुआ? अगर संस्कृति जड़ें हैं तो माहौल उस पेड़ के आसपास का मौसम है। ओहो। मौसम जी। एचआरडी माहौल कर्मचारियों का रोज का अनुभव है। उनकी धारणा है, जब आप सुबह ऑफिस में कदम रखती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। हाँ, वो फीलिंग। वही फीलिंग। क्या आपको लगता है कि आपका मैनेजर आपको सपोर्ट करता है? क्या आप बिना डरे अपनी बात रख सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके काम को सराहा जाएगा? ये जो रोजमर्रा की वाइब है, यही माहौल है। तो यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि संस्कृति दीर्घकालिक है, मतलब लॉन्ग टर्म और स्थिर, जबकि माहौल बहुत तेजी से बदल सकता है। मतलब जड़ें तो सालों में बढ़ती हैं, पर मौसम तो वो तो एक ही दिन में बदल सकते हैं। बिल्कुल सही, धूप से बारिश हो सकती है। हाँ, संस्कृति को बदलना एक बहुत बड़ा और धीमा काम है, जैसे किसी पुराने पेड़ को हिलाना। लेकिन माहौल बहुत जल्दी बदल सकता है। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए आपकी टीम में एक नया मैनेजर आता है जो बहुत सपोर्टिव है और सबकी सुनता है, तो रातों रात आपकी टीम का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। या फिर कंपनी एक नई पॉलिसी ले आती है जिससे सब नाखुश हैं, तो माहौल तुरंत नेगेटिव हो सकता है। लेकिन इससे कंपनी की मूल संस्कृति नहीं बदलती। नहीं, इन छोटी मोटी चीजों से कंपनी की जड़ें नहीं बदलती। ठीक है, तो ये परिभाषा तो साफ है, लेकिन असल दुनिया में एक सवाल है
क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी की एचआरडी संस्कृति तो बहुत अच्छी हो, मतलब कागजों पर उनकी वैल्यूज में, लेकिन किसी एक टीम का माहौल बहुत टॉक्सिक हो? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। और अक्सर होता भी है। कंपनी की वेबसाइट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो सकता है, वी वैल्यू आवर एम्प्लॉइज। ये उनकी बताई हुई संस्कृति है। लेकिन अगर किसी टीम का मैनेजर माइक्रो मैनेज करता है, क्रेडिट खुद ले लेता है और अपनी टीम पर भरोसा नहीं करता, तो उस टीम का माहौल जहरीला होगा। तो कर्मचारी तो उस जहरीले मौसम का अनुभव करेगा हर दिन। बिल्कुल। और अंत में वो कर्मचारी उस मैनेजर की वजह से कंपनी छोड़ेगा, संस्कृति की वजह से नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छी संस्कृति एक अच्छे माहौल की गारंटी नहीं है, लेकिन वो एक नींव जरूर देती है। तो फिर सवाल ये है कि अच्छी नींव बनती कैसे है? वो कौन से तत्व है जो एक मजबूत एचआरडी कल्चर और क्लाइमेट को जन्म देते हैं? स्रोत इसके कई जरूरी तत्व बताते हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके। पहला और सबसे जरूरी है शीर्ष प्रबंधन का समर्थन, मतलब टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। लीडरशिप ऊपर से शुरू होता होगा सब कुछ। बिल्कुल। जब सीईओ, फाउंडर्स या सीनियर लीडर्स खुद सीखने और विकास को बढ़ावा देते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में निवेश करते हैं और खुद भी उनमें हिस्सा लेते हैं, तो ये पूरी कंपनी को एक स्पष्ट संदेश देता है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन लीडरशिप के कहने और कर्मचारियों के मानने के बीच एक बहुत बड़ा गैप हो सकता है। हाँ। इस गैप को कैसे भरा जाता है? क्या यहीं पे कम्युनिकेशन की भूमिका आती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट सिर्फ जबानी नहीं हो सकता। यहीं पे खुला संचार यानी ओपन कम्युनिकेशन एक पुल का काम करता है। अगर लीडरशिप कहती है कि हम विकास को लेकर गंभीर हैं, लेकिन कोई भी कर्मचारी अपनी टीम में खुलकर फीडबैक नहीं दे सकता, तो वो सपोर्ट वो खोखला है। और इसी खुलेपन से शायद भरोसा पैदा होता है। एग्जैक्टली। और इसी खुलेपन से विश्वास और आपसी सम्मान पैदा होता है। ये भरोसा कि अगर मैंने कोई नई चीज ट्राई की और वो फेल हो गई, तो मुझे सजा नहीं मिलेगी। हाँ। बल्कि इसे एक सबक माना जाएगा। इसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी कहते हैं। जब लोगों को पता होता है कि ईमानदार गलतियों के लिए उन्हें डांटा नहीं जाएगा, तब वे जोखिम लेने और नए आइडियाज लाने की हिम्मत करते हैं। तो ये तीनों चीजें, टॉप सपोर्ट, खुलापन और भरोसा, असल में एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। बिल्कुल। और इस भरोसे को बनाए रखने के लिए मुझे लगता है फीडबैक का सिस्टम भी तो जरूरी होगा। हाँ, बहुत जरूरी। यहीं पर एक मजबूत प्रदर्शन प्रतिक्रिया प्रणाली, मतलब परफॉर्मेंस फीडबैक सिस्टम चाहिए। सोचिए, एक कंपनी है जहां साल में बस एक बार अप्रेजल होता है। कर्मचारी पूरे साल अंधेरे में रहता है कि वो सही कर रहा है या गलत। अब इसकी तुलना एक ऐसी टीम से करें जहां हर शुक्रवार 15 मिनट का चेक इन होता है। रोजमर्रा का फीडबैक। हाँ, मैनेजर पूछता है, इस हफ्ते क्या अच्छा गया, कहां फंसे, मैं कैसे मदद कर सकता हूं। ये दूसरा वाला जो माहौल है, वही तो रोजाना के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। और जाहिर है, जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए, पुरस्कार और मान्यता। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ पैसों या बोनस की बात नहीं है। अच्छा। कई बार टीम मीटिंग में किसी के काम की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना बोनस से ज्यादा मोटिवेट करता है। जब अच्छे प्रदर्शन को पहचाना जाता है और उसे पुरस्कृत किया जाता है, तो ये दूसरों को भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। और अंत में टीम वर्क और सहयोग की भावना इस पूरी संस्कृति को एक साथ पिरोती है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर कोई कंपनी इतनी मेहनत क्यों करेगी? आखिर में तो सबको प्रॉफिट चाहिए। इन सब के पीछे बड़े लक्ष्य क्या हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो इसके उद्देश्य सीधे सीधे बिजनेस की सफलता से जुड़े हैं। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य एक सीखने वाला संगठन बनाना है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जी, यानी एक ऐसी कंपनी जो बाजार के बदलावों के साथ खुद को लगातार बदलती है, नई चीजें सीखती है और हमेशा प्रासंगिक बनी रहती है। आज के समय में जो कंपनी सीखेगी नहीं, वो टिकेगी नहीं। और इसका कर्मचारियों पर क्या असर पड़ता है? उनका मनोबल, उनकी प्रेरणा? बिल्कुल। दूसरा बड़ा उद्देश्य कर्मचारियों का मनोबल और प्रेरणा बढ़ाना है। जब कर्मचारी खुश और प्रेरित होते हैं, तो वे सिर्फ 9 से 5 काम नहीं करते, वे अपना दिल और दिमाग लगाते हैं। और उससे फिर प्रदर्शन और उत्पादकता में सुधार होता है। सीधे सीधे। तो क्या इसका असर इस बात पर भी पड़ता है कि लोग कंपनी में टिकते हैं या नहीं? क्योंकि आजकल तो लोग अच्छी सैलरी के लिए भी नौकरी बदल लेते हैं। बिल्कुल पड़ता है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करना है। स्रोत यही बताते हैं कि सैलरी एक सीमा तक ही प्रेरित करती है। लेकिन जब किसी कर्मचारी को लगता है
कि कंपनी मेरे भविष्य पर, मेरी स्किल्स पर निवेश कर रही है, तो एक भावनात्मक जुड़ाव बनता है। वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहता, वो संगठन का हिस्सा बन जाता है। उसे लगता है कि अगर मैं यहां रुका तो 5 साल बाद एक बेहतर प्रोफेशनल बनूंगा। ये वफादारी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संगठन के लिए फायदेमंद है। ये एक जीत जीत वाली स्थिति है। निश्चित रूप से। और इसका एक और बड़ा फायदा है, हर स्तर पर नेतृत्व का निर्माण, लीडरशिप डेवलपमेंट। हाँ, एक अच्छी एचआरडी संस्कृति सिर्फ टॉप पर लीडर नहीं बनाती, वो हर टीम में, हर प्रोजेक्ट में लोगों को लीडरशिप की स्किल सिखाती है। और जैसा हमने पहले भी कहा, ये सब मिलकर नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। तो आखिर में अगर हम संक्षेप में कहें तो एक अच्छा एचआरडी माहौल असल में महसूस कैसे होता है? हाँ। अगर कोई किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाए तो उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ का माहौल अच्छा है? स्रोत के अनुसार आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप ऐसे ऑफिस में घुसते हैं जहां खुलापन है, लोग खुलकर बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने मैनेजर्स के साथ बहस भी कर रहे हैं। डर का माहौल नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, आपको सहयोग दिखेगा, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अकेले अकेले अपने क्यूबिकल में चुपचाप नहीं बैठे हैं। और स्वायत्तता भी एक जरूरी पहलू लगता है, मतलब अपने काम को अपने तरीके से करने की आजादी। बिल्कुल। हम सब ने ऐसे मैनेजर के अंडर काम किया है जो हर छोटे काम पर नजर रखता है, जिसे माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। हाँ, वो तो बहुत घुटन भरा होता है। घुटन होती है और आप कभी भी अपना बेस्ट काम नहीं कर पाते। एक अच्छे एचआरडी माहौल की तीसरी विशेषता स्वायत्तता है, जहां आप पर भरोसा किया जाता है। चौथी है सहायक नेतृत्व, सपोर्टिव लीडरशिप। हाँ, यहां मैनेजर बॉस नहीं बल्कि कोच या मेंटोर होते हैं जो आपकी सफलता में आपकी मदद करते हैं। और अंत में आपको निरंतर सीखने का भाव दिखेगा। लोग नई स्किल्स के बारे में बात कर रहे होंगे, कंपनी वर्कशॉप करा रही होगी, ज्ञान साझा किया जा रहा होगा। ये सभी तत्व मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां लोग सिर्फ काम करने नहीं आते बल्कि आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया कि किसी भी संगठन की गहरी जड़ों वाली एचआरडी संस्कृति और उसके रोजमर्रा के माहौल में क्या फर्क है। संस्कृति वो क्यों है, वो नींव है, और माहौल वो कैसा है, वो रोज का अनुभव है। हाँ। और ये याद रखना जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक मजबूत संस्कृति एक सकारात्मक माहौल को जन्म देती है, लेकिन ये माहौल ही है जिसका कर्मचारी हर दिन अनुभव करते हैं। आप संस्कृति को नहीं देख सकते, लेकिन आप माहौल को हर पल महसूस कर सकते हैं। अगर जड़ों में पोषण है तो मौसम भी अच्छा रहने की संभावना बढ़ जाती है। स्रोतों में ये बताया गया है कि एक संगठन या एक मैनेजर क्या कर सकता है, लेकिन एक बात सोचने वाली है। क्या? एक कर्मचारी, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अपनी टीम के छोटे से दायरे में उस एचआरडी माहौल को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकता है? शायद किसी की मदद करके या अपना फीडबैक सही तरीके से देकर। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।